एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हल्द्वानी पहुंची एनआईए की टीम और हल्द्वानी के बनफूलपुरा में छापेमारी भी की है। बिलाली मस्जिद के इमाम को दिल्ली पुलिस ले गई और दिल्ली पुलिस इमाम से अब पूछताछ करेगी। बिलाली मस्जिद के पास पुलिस बल की भारी तैनाती भी की गई है। यानी कि देखिए, दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद से तार अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं, जिसमें लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर का भी नाम सामने आता है, हरियाणा का फरीदाबाद भी सामने आता है। लेकिन कार में हुए इस धमाके की जांच की जो आंच है वो अब दिल्ली से निकलकर हल्द्वानी तक पहुंच चुकी है। पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और LIU दिल्ली ने हल्द्वानी के संवेदनशील क्षेत्र बनफूलपुरा में दबिश दी और छापेमारी के दौरान पुलिस ने बिलाली मस्जिद के इमाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि उसे दिल्ली लाया गया है। वहीं इस संवेदनशील इलाके को देखते हुए इसमें लगातार SP सिटी मनोज कुमार कात्याल, CO दीपशिखा अग्रवाल और कई थानों की पुलिस फोर्स बनफूलपुरा में तैनात की गई है। अचानक पुलिस बल की तैनाती से स्थानीय लोग भी चिंतित दिखे, लेकिन बिलाली मस्जिद और इमाम के आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना न हो सके। तो वहीं देखिए, हल्द्वानी के बनफूलपुरा से पुलिस ने 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद से नैनीताल में भी अब पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस की ओर से तल्लीताल में मस्जिद के इमाम मौलाना से 3 घंटे से लगातार पूछताछ की गई। अब सूत्रों के अनुसार हल्द्वानी में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद से नैनीताल में भी मामले में जो संभावित संदिग्ध हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। वहीं शहर भर में सुरक्षा को लेकर एजेंसियां बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इसमें पुलिस को भी साथ रखा जा रहा है। पुलिस जगह जगह पर सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है और तमाम गाड़ियों की, बाइकों की चेकिंग की जा रही है और साथ ही अगर संदिग्ध गतिविधि किसी की नजर आती है तो उस पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। तो वहीं देखिए, देहरादून में यूकॉस्ट के विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन और 20वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन की शुरुआत अब हो चुकी है, जहां पहले दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल और पर्वतीय राज्य आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं, इसीलिए यहां सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है। राज्य में नए रडार और वेदर स्टेशन, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बादल फटते हैं, कई बार भूकंप आता है जिसका पता नहीं चल पाता, ऐसे में वेदर स्टेशन लगाए जाने चाहिए। तो वहीं CM धामी ने केंद्रीय मंत्री की घोषणाओं के लिए धन्यवाद उनका किया और ये भी बताया कि पंतनगर, हरिद्वार और औली में रडार लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में आपदा, जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन पर चर्चा करेंगे। CM ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के 3 वर्ष पूरे होने पर इसे सिलक्यारा विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की है। सिलक्यारा में एक साथ 17 मजदूर फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय के आयोजक प्रोफेसर घनशाला और सारे का सारा प्रशासन, ये वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर, इसके आयोजन के लिए एक ऐसे समय में जब उत्तराखंड की सिल्वर जुबली भी है, जब हमारे टनल रेस्क्यू के 2 वर्ष भी मुकम्मल हो रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस तरह की गोष्ठी के लिए उत्तराखंड से बेहतर और कोई वेन्यू हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की आपदाएं गत 2-4 वर्षों से यहाँ पर गुजरी हैं, हमारा विशेष केंद्र बिंदु सारे शोध का डिजास्टर को लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अभी जो फ्लैश फ्लड्स हुए हैं उसको लेकर के पंजाब का जो सरहदी इलाका है दरियाए रावी के साथ उसके साथ हमारा केंद्र बिंदु है और उसको लेकर के बहुत सारी नई व्यवस्थाएं की हैं, नए रडार्स यहाँ स्थापित किए गए, नए वेदर स्टेशंस कायम किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अधिक व्यस्तता थी उनके कार्यक्रमों की, उसके बावजूद यहाँ आए और 3 स्थानों पर उन्होंने डॉपलर रडार हमारे यहाँ लगाने की घोषणा करी है, पंतनगर में, हरिद्वार में और औली में। और ये 28 नवंबर का जो दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन विश्व आपदा सम्मेलन हो रहा है। डिजास्टर के क्षेत्र में 50 से भी अधिक देशों के लोग यहाँ आए हैं और जो आज जलवायु परिवर्तन से लेकर
तमाम प्रकार के भूस्खलन है, आपदा है, उस सब पर चर्चा करने के लिए आगे इस प्रकार की चुनौतियों का कैसे सामना किया जाए। तो 3 दिनों तक ये सम्मेलन चलेगा। निश्चित रूप से इसमें से ऐसा तत्व निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा जो केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में आपदाओं से निपटने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायता करेगा। और आज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू अभियान सफलता का भी जो है आज ये तीसरा वर्ष है, मतलब तीसरा वर्ष हो गया। आज ही का दिन है जहां हमारे 41 श्रमिक भाई अपनी जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको सफलतापूर्वक बाहर निकाला जा सका। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आज के दिन बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों ने काम किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना आपने, जो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि रडार लगाए जाएंगे, वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे ताकि पूर्वानुमान मौसम का लगाया जा सके और लोगों की जो जनहानि होती है, जो जान का खतरा होता है, उससे बचा भी जा सके। बढ़ेंगे आगे। देखिए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों, संदिग्धों और आवश्यक रूप से जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, जो अनावश्यक रूप से वहां पर काफी लंबे समय से बैठे मिले, उनकी गहन जांच की गई। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर भी बनाए रखी गई। अब देखिए, क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार कई राज्यों में भी यह अभियान सघन चलाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो सके। अभियान के दौरान पुलिस ने रेलवे अधिनियम की धारा 81 के तहत 5 लोगों के चालान भी किए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा और स्टेशन परिसर में बनाए व्यवस्था के उद्देश्य से की गई है। साथ ही एएसपी ने बताया है कि भविष्य में ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जो आशंका है उसे समय रहते रोका जा सके। हम लोग आरपीएफ के साथ मिलकर के जीआरपी पुलिस जो है कई बार चेकिंग कराती है कि कोई घटना दुर्घटना कोई बड़ा हादसा स्टेशन में ना हो जाए। इसी के मद्देनजर आज भी हम लोगों ने सभी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और बाकी सब लोगों से पूछताछ भी की है, चेकिंग भी की है और ये चेकिंग अभियान लगातार जारी भी रहेगा। अभी हम लोगों ने ये एक पूरे अभियान के तहत ये कर रखा है क्योंकि हमारे पीएचपी लेवल पे कई अभियान चल रहे हैं। तो काफ़ी अभियानों में जैसे गुमशुदा या क्या शवों के पहचान में या बरामदगी में, उसमें भी हम लोगों को काफ़ी ये अभियान हेल्प करता है। तो आरपीएफ और हम लोग सब मिल करते हैं, इसमें हम लोग बी स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी मदद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान की तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी 7 दिसंबर को प्रस्तावित नशा मुक्ति कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में ये तय किया गया कि कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग विभागों और सामाजिक संस्थानों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ साथ स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी एक पोस्टर मेकिंग चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इन प्रतियोगिताओं यानी कि इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से उनको जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही जो श्रेष्ठ प्रतिभागी होंगे यानी कि जो बेहतरीन अपना प्रदर्शन देंगे, उनको कार्यक्रम के दौरान जो मुख्य अतिथि होंगे वो उन्हें सम्मानित भी करेंगे। अब इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक यानी कि स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कई इलाके में लोग स्मार्ट मीटर लगाने का खुला बहिष्कार कर रहे हैं और बिजली विभाग की टीमों को मीटर लगाने से रोक दिया जा रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल अचानक से बढ़ गया है और मीटर रीडिंग पर भरोसा अब नहीं रह गया है। लोगों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना जबरन मीटर बदले जा रहे हैं, जिससे लोगों में अब नाराजगी देखने को मिल रही है और ये नाराजगी और गहरी होती जा रही है। इसी बीच धर्मपुर के बीजेपी विधायक का बयान भी सामने आता है।
बीजेपी विधायक का कहना है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो संदेह थे उन्हें दूर किया जा चुका है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया तो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि यूपीसीएल ने पहले स्मार्ट मीटर लगाने को रोकने और शिकायतों की जांच करने की घोषणा की थी, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाते ही सरकार ने अपना रुख बदल दिया। और अपने स्टेटमेंट बदलना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता लगे थे, तब भी कुछ लोगों ने उसका विरोध करने का प्रयास किया था और मैं तो वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले वो लगवाया था अपने क्षेत्र में। और उसके बाद से आज तक वो चल रहे हैं, कोई दिक्कत हमको ऐसी आई नहीं है। ऐसे ही स्मार्ट मीटर का भी एक इशू आया था, विधानसभा में भी पूरी चर्चा इस पर हुई और बताया गया था भाई स्मार्ट मीटर किस तरह से काम करेंगे और पोस्ट पेड होंगे। पहले वो डाउट था कि प्रीपेड होंगे तो अगर मान लो पेमेंट नहीं है तो उस देर बिजली नहीं चलेगी, ऐसा करके एक संशय था। तो विधानसभा में वो स्पष्ट कर दिया गया था और अगर कोई टेक्निकल कोई कमी है, कोई फॉल्ट है तो वो दूर किया जाएगा, तो टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाना गलत है ये कहना उचित नहीं। आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है। देखिए, दिक्कत ये है कि जब कल ये फैसला लिया गया यूपीसीएल के द्वारा कि स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेंगे, पहले जो शिकायतें हैं उनकी जांच होगी, जब सरकार से लेकर यूपीसीएल इस मुद्दे पर घिरता नजर आया विपक्ष के द्वारा, तो आज उन्होंने फिर से अपना स्टैंड चेंज कर दिया और ये दोहरी बातें करना और अपने स्टेटमेंट बदलना, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उनके लिए नई बात नहीं है। तो देखा आपने कि राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है और इसी को लेकर लगातार पार्टियां आपस में बयानबाजी भी कर रही हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। देखिए, अमर कुमायूं कमिश्नर जीवन सिंह नगन्याल ने तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण किया, जिसमें उनका कहना था कि हर तीसरे साल तहसील प्रशासन का निरीक्षण किया जाना जरूरी है। इसके तहत वो तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कमी यानी कि खामियां नहीं पाई गई हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि तहसील प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और बिना किसी भेदभाव के उनका कार्य किया जाना चाहिए। मैं निरीक्षण कर ही रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने अभी तहसील का राउंड लिया है, तो अभी तक तो जो है सब चीज़ जो है ठीक पाया गया है। अब लेकिन अब अभी लिखूँगी जो है अभी परीक्षण मैं करूँगा, तो उसमें जो भी चीज़ें जो है प्रकाश में आएगा फिर जो है हमारे निरीक्षण होगा फिर इंगित करेंगे। देखिए मेन उसमें है कि जो है कार्यालयों का हमारा जो व्यवस्थित होना और कार्य प्रणाली है, कार्यालय की कार्य प्रणाली पारदर्शिता के दृष्टिगत और जो है कार्य समयबद्धता के दृष्टिगत जो है होना चाहिए। तो वहीं देहरादून में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां अधिवक्ता हरिद्वार रोड से मार्च निकालते हुए प्रिंस चौक, गांधी रोड, दर्शनलाल चौक होते हुए घंटाघर पहुंचे, जहां उन्होंने बैठकर रोड जाम कर दिया। वहीं इस प्रदर्शन का असर कोर्ट परिसर के कामकाज पर भी साफ साफ दिखाई दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। देहरादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से अपने चैम्बर निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि 10 तारीख से अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर हैं और सरकार को पहले ही ज्ञापन भेजकर मांगों के समाधान की अपील की गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के बिना न्यायपालिका नहीं चल सकती, फिर भी सरकार और उच्च न्यायालय ने वकीलों के लिए उचित व्यवस्था तक नहीं की। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे अधिवक्ताओं को अछूत समझ लिया गया हो, जबकि न्याय व्यवस्था का असली पहिया वकील ही हैं। देखिए, हम 10 तारीख से लगातार हड़ताल पे हैं, कार्य बहिष्कार पे हैं।
क्योंकि सरकार को जो हमने मांग पत्र सौंपा हुआ है, ज्ञापन सौंपा हुआ है, उस पर सरकार कार्रवाई करे और जो है अधिवक्ताओं की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी करे तो सरकार का सम्मान होगा। हमारी तो यह है कि हमारी व्यथा भी सुन ले, हमारे कार्य करे। और ये बातकारियों से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि बातकारियों को हितों का ध्यान ही नहीं रखा गया, जो कि बातकारी और वकील ही कोर्टों को चलाते हैं। अगर बातकारी ना हो तो न्यायपालिका भी बंद हो जाएगा और अधिवक्ता भी बंद हो जाएंगे। उनके लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था न माननीय उच्च न्यायालय ने करी है न सरकार द्वारा की गई है, और हमें तो अछूत सा समझा गया। हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है, न सरकार ने न माननीय उच्च न्यायालय ने। वकीलों को मनाने के लिए लगातार शासन और प्रशासन के आला अधिकारी भी लगे हुए हैं। इसके साथ ही वकीलों की प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हो चुकी है। बावजूद इसके वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अपने धरने को लगातार समर्थन दे रहे हैं, जबकि सरकार ने वकीलों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द अमल किया जाएगा। बावजूद इसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि एसोसिएशन को किसी प्रकार के आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि आश्वासन सिर्फ कागजों में होते हैं। हमें धरातल पर काम होता दिखना चाहिए। जैसे ही सरकार वास्तविक कार्रवाई शुरू करेगी, अधिवक्ता अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे। देखिए, ये आश्वासन रेवड़िया हमें नहीं चाहिए। ये जो रेवड़ी बांटी जाती है, आश्वासन बांटे जाते हैं, हमें तो धरातल पे काम दिखना चाहिए। जैसे ही धरातल पर कार्य होगा तो हम हड़ताल खोल देंगे। अभी तक तो धरातल पे कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रेवड़िया और आश्वासन, हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप ले लेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इस मामले पर कदम उठाती है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, बासपुर में नगर पालिका की गाड़ी ने एक मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद से आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने आनन फानन में घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और नगर पालिका के वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 2 साल की बच्ची है, आरोही है, और इनका परिवार है जो लोहार राजपूत है। ये लोहा वोहा पीटने का काम करते हैं। इस मोहल्ले में रह रहे थे अस्थायी रूप से। तो आज नगर पालिका की गाड़ी जो है कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आई है, और उसी के दौरान कुछ ये बच्चा जो है उसके नीचे एक्सीडेंटल रूप से आ गया है। तो उसके संबंध में हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए हम पंचायतनामा तैयार करा रहे हैं। जैसी कार्रवाई होगी, जैसी रिपोर्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं रुड़की के मैंगलोर इलाके में पुलिस ने एक व्यापक चेकिंग अभियान चलाया, जहां सीओ मैंगलोर विवेक कुमार के नेतृत्व में बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों के साथ साथ 2 पहिया वाहनों की भी कड़ी जांच की गई। इस दौरान सीओ विवेक कुमार खुद बसों में चढ़कर यात्रियों और सामान की जांच करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने ये बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इलाके में हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए ये कहा है कि वे भी अपने आसपास किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दें। ये आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में बोडपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे, और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे बंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है। और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। तो इसी बीच देखिए, देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चल रही सकन चेकिंग अभियान के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां दोनों के पास से लाइसेंसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ महीने पहले तहसील विकास नगर के पास खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर बैग चोरी किया था, जिसमें पिस्टल, कारतूस, 70,000 रुपए और कुछ कागजात मिले थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जिनका बैग इन्होंने लूटा था, अब उनसे भी संपर्क करने की कोशिश पुलिस कर रही है।
तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में आम के बगीचे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का फांसी लगा हुआ शव बरामद किया गया, जहां शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला कोतवाली इलाके के गांव उमरपुर में हाईवे किनारे आम के बगीचे का बताया जा रहा है। वहीं रुड़की में भगवानपुर के खेड़ी शिकोहपुर गांव में एक पशुबाड़े में अचानक से भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से 3 किसानों के पशुबाड़े भी आग की चपेट में आ गए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। पशु चारा और सूखा भूसा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया, पर शुरुआती जांच में कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है आग लगी हो। हालांकि अब प्रशासनिक टीमें आगे की जांच में भी लगी हुई हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में रोजाना भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार अस्पताल में भीड़ लगातार बढ़ रही है, जिसकी कई वजहें हैं। सबसे पहले ये प्रदेश का प्रमुख सरकारी अस्पताल है और यहाँ डॉक्टरों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेहतर माना जाता है। इसी वजह से सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। बता दें कि अस्पताल में 700 बेड हैं और 130 ICU बेड है, जो कि लगभग हर दिन फुल ही रहते हैं। इसके अलावा रोज बड़ी संख्या में ऑपरेशन भी किए जाते हैं, जिससे अस्पताल का लोड और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसके जरिए मरीज अब घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अस्पताल में आकर OPD में डॉक्टर से मिल सकेंगे। दून अस्पताल में 3-4 चीज़ों की वजह से भीड़ ज़्यादा रहती है। एक तो हम सेंट्रली प्लेस्ड हैं, सरकारी अस्पताल है। दूसरा, हमारे यहाँ डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। तो सोमवार के दिन में लगभग 3000 की हमारी OPD जाती है और गिरते शनिवार तक 2000 से 2500 के बीच पर डे की हमारी OPD है। इसके साथ साथ करीब हमारे पास एट एनी गिवन टाइम 700 मरीज ऑर्डिनरी वार्ड में भर्ती रहते हैं और 130 हमारे ICUs में, जो कि लगभग हमेशा फुल रहते हैं। इतने पेशेंट हमारे पे पर डे के रहते हैं। तो सुना आपने कि चिकित्सा अधीक्षक ने ये बात बोली है कि इस वक्त देहरादून अस्पताल में लोड काफी बढ़ रहा है, जिसको लगातार कम करने की कोशिश भी की जा रही है। इन्हीं खबरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।